तो स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप सभी लोगों के लिए लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए फिजिक्स भौतिक विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी लोग अगर लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को मैंने बताया था कि हम क्लास 12th का जो पोर्शन है, 6 टॉपिक जो दे रखे हैं क्लास 12th के, उनको पहले पूरा करेंगे। बाद में हम जो है क्लास 11th के 4 टॉपिक को पूरा करेंगे। क्लास 12th के अंतर्गत हमने स्टार्टिंग के 2 टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और विद्युत धारा को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अपन ने ऑप्टिक्स को शुरू किया था, यानी प्रकाशिकी जो है उसको शुरू किया था। और उसके अंतर्गत हम लोगों ने हमारे किसके बारे में समझ लिया था? सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और प्रकाश का व्यतिकरण, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है प्रकाश की, उसको हम समझ रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में हमने समझा है कि व्यतिकरण क्या होता है और व्यतिकरण जो होने से पहले की अलग अलग चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए थी कि कैसे समपोषी व्यतिकरण होगा, जो आपका विनाशी व्यतिकरण कैसे होगा, आपके क्या होते हैं कला संबंध वगैरह, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आज अपन ने लास्ट क्लास में ले ली थी। आज हम इस क्लास के अंतर्गत जो प्रकाश का व्यतिकरण है, उस व्यतिकरण के लिए जो सर्वाधिक आवश्यक कुछ शर्तें हैं उनके बारे में बात करेंगे। यानी कि जो आवश्यक शर्तें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, अगर वो शर्तें लागू होगी, वो शर्तों को अगर जो है आपका फॉलो किया जाता है, तभी हम प्रकाश के व्यतिकरण को देख पाएंगे, अन्यथा हमें प्रकाश के व्यतिकरण की घटना नहीं मिलेगी। तो उसे समझने के लिए आज इस लेक्चर को आप पूरा देखिएगा। और इस बैच का नाम आप लोगों को पता होगा, संघर्ष सरकारी नौकरी का। और मैं परवीन सिंह एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। लैब असिस्टेंट 2018 की भर्ती में मैं सिलेक्टेड हूं। इससे पहले 2016 में भी हमने क्वालिफाई किया था, और उससे पहले 2016 में 2018 वैकेंसी के लिए, 2021 की वैकेंसी के लिए और आगे आने वाली भर्ती के लिए लगातार पढ़ा रहे हैं। 18 में भी सिलेक्शन दिए, 21 में सिलेक्शन हुए। आप लोगों ने हमारे YouTube पर उनके वीडियोस देखे होंगे, और सिलेबस को प्रॉपर तरीके से एकदम एडवांस लेवल तक समझाया भी पूरे YouTube चैनल पर। आप कहीं पर भी जाइएगा, किसी भी YouTube पर, हमारे चैनल पर सबसे पहले हमने वो चीजें दी थी। ये इसलिए बताया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कि आप लोगों को जो है अभी ऑनलाइन एजुकेशन की जो है आप देख रहे होंगे, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार से जो है फ्रॉड किए जाते हैं, या रियल चीजें नहीं पढ़ाई जाती है, केवल और केवल जो है आजकल एंटरटेनमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। और ये एक गलत तरीका है, और विद्यार्थियों का जो लगातार 12-12 घंटे भी पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होने का कारण है कि उन्होंने कंटेंट को गलत चुन रखा है। आप 2016, 18, 21 का पेपर उठाइए और हमारे YouTube पर जो पहले से क्लास अपलोडेड है वो देखिए, और आप जो है जहां कहीं भी अगर पढ़ रहे हो, क्योंकि ये चीजें बाद में विद्यार्थी में आकर बताता है कि सर मैंने वहां कोर्स ले लिया था, मेरे साथ वहां ये दिक्कत आ गई, मैंने वहां ये कर लिया था, मेरे साथ ये दिक्कत आ गई। तो बाद में हम भी कुछ नहीं कर सकते। पहले आप जुड़े हुए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ठीक है? चलिए, ज्यादा कुछ अब बातें नहीं करेंगे और आगे समझते हैं। सबसे पहले इसको मैं बाद में समझाऊंगा, है ना? ये अभी अपने साइड में रखते हैं, इसकी बात करनी है इसलिए, है ना? आज इसको थोड़ा सा बाद में समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि हमारे जो कला संबंध स्रोत होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, या दो तरंगे कला संबंध कब कहलाती है? दो तरंगे कला संबंध में कहलाती है यदि इनके बीच में जो कलांतर है, जो फेज डिफरेंस है। अब ये कला अंतर क्या होता है ये मैंने पीछे बताया हुआ है। इन दोनों अलग अलग आने वाली जो तरंगे होगी, उन तरंगों का जो फेज होगा, जो कला होगा, उनके द्वारा जो कोण होगा, उस कोण में कितना अंतर है, उसी को कलांतर कहा जाता है। तो यदि दो तरंगों के कलांतर जो होता है वो समय के साथ में, टाइम के साथ में चेंज नहीं होता है, कलांतर यानी फेज डिफरेंस यदि दो तरंगों के लिए हमेशा कांस्टेंट अगर रहता है, नियमित रहता है, नियतांक रहता है, तो फिर
ऐसे दो स्रोतों को, ऐसी दो तरंगों को कला संबंध स्रोत या कला संबंध तरंगे कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप दो कला संबंध स्रोत की डेफिनेशन लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। तो लिखेंगे दो तरंगे, दो तरंगे कला संबंध, कला संबंध कहलाती है। दो तरंगे कला संबंध कहलाती है यदि इनके बीच, यदि इनके मध्य, यदि इनके मध्य कलांतर समय, कलांतर समय के साथ, समय के साथ अपरिवर्तित, अपरिवर्तित होता है। तो ठीक है, अपरिवर्तित होता है मतलब परिवर्तन हो ही नहीं रहा, अपरिवर्तित रहे। आप तो अपरिवर्तित होता है की जगह लिख लो सीधा सा अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो दो तरंगे कला संबंध कहलाएगी यदि उनके कलांतर का मान जो है वो लगातार कांस्टेंट बना रहे, टाइम के साथ में, समय के साथ में चेंज नहीं आना चाहिए। अब अपन बात करेंगे कि व्यतिकरण की जो आवश्यक कंडीशंस हैं, ये डायरेक्ट आपको जो है हमारी बुक के अंदर मिल जाएगा और एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट दे रखा है, वहीं से लाए हम। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए पीडीएफ नोट्स का जो बंडल है वो पूरा का पूरा तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों को बुक फॉर्मेट में अवेलेबल करवा देंगे। देखिए, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, नेसेसरी कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, यानी कि जो इंटरफेरेंस हो रहा है, व्यतिकरण हो रहा है, उस व्यतिकरण के लिए आवश्यक, यानी कि एक कह सकते हैं नेसेसरी, जरूरी है कि ये आवश्यकता, ये शर्तें जरूरी है। आपको अगर इन शर्तों को फॉलो करोगे तो ही आपको व्यतिकरण देखने को मिलेगा। अब पहली कंडीशन कौन सी है? तो पहली है कि दोनों प्रकाश स्रोत, यानी कि जहां से लाइट आ रही है ना, वो दोनों के दोनों प्रकाश स्रोत, भाई अलग अलग तरंगे आ रही होगी तो दो सोर्सेस होंगे, सीधी सी बात है। अब दो सोर्सेस है तो दोनों के दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए। और कला संबंध होने का मतलब क्या है कि इनके मध्य कलांतर समय के साथ अपरिवर्तित रहना चाहिए। कला संबंध होने चाहिए अर्थात इनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के दोनों प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए और इनसे उत्सर्जित तरंगे जो हैं, इनसे उत्सर्जित तरंगे जो है उनके मध्य कलांतर जो होता है वो समय के साथ में नियत रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि समय के साथ में बदलता जा रहा है, सीधा सा मीनिंग यही है। ठीक है, चलिए पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कला जो है आपके कला संबंध होने चाहिए, दोनों के दोनों प्रकाश स्रोत। अब आगे समझेंगे हम नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है डरना मत, ये चीज आपको पीडीएफ में अच्छे प्रॉपर तरीके से दिखेगी। अब यहां पर हमने 4 के पैनल यूज किया है, फिर भी छोटे छोटे अक्षर हैं तो हो सकता है कि सही दिखाई नहीं दे, वैसे दिखता है, इतना हमें पता है। आगे देखो, दोनों स्रोत जो है वो एक वर्णी होने चाहिए। एक वर्णी होने का मतलब है, देखो आप इस चीज को है ना थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आगे भी काम आएगी। वर्ण का मतलब होता है आपका रंग। एक वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग होता है। तो एक वर्णी का मतलब है एक कलर का, कैसा? एक ही कलर की जो है लाइटें होनी चाहिए। तो दोनों स्रोत एक वर्णी होने चाहिए, इसका मतलब हुआ कि दोनों तरंगों की आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य नियत होनी चाहिए। अब जब सेम कलर की हम लाइट यानी प्रकाश का यूज करेंगे तो सीधी सी बात है कि एक जैसा कलर होगा
तो उसकी जो आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ क्या होगी, नियत होगी, दोनों की नियत होती है इसलिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट, दोनों तरंगों के आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए। दोनों तरंगों के जो आयाम है, एम्पलीट्यूड है, वो सेम यानी बराबर, इक्वल और लगभग बराबर आप कह सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट बराबर हो तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो लगभग बराबर भी हो सकते हैं। और ये पॉइंट आपके 2016 के लैब स्टैंड में जो है क्वेश्चन में पूछा गया है, तो याद रखना लगभग बराबर शब्द आया है तब भी वो सही है, क्योंकि हम यही पढ़ लेते हैं कि बराबर होना चाहिए, अब वहां आ गया लगभग बराबर, हम हो गए कंफ्यूज। तो भाई लगभग बराबर हो या बराबर, वो एक ही बात है ना। आगे देखिए, इससे विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में पूर्ण अंधकार होता है और जिससे कि व्यतिकरण की फ्रिंजों के मध्य विपर्यास यानी कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो अच्छा होता है और जिससे व्यतिकरण प्रतिरूप स्पष्ट दिखाई देता है। अब अगर आयाम जो है, अगर मैग्नीट्यूड जो एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग हुआ, बहुत ज्यादा वेरिएशन हुआ, तो क्या होगा कि जो हमारा व्यतिकरण बन रहा है, इंटरफेरेंस बन रहा है, कैसे बनता है, क्या होता है, वो आगे भी दिखाऊंगा। तो इसमें दो अलग अलग फ्रिंजें बनती है, एक चमकीली और एक काली। अगर हमें वो अच्छी देखनी है, एकदम स्पष्ट तरीके से दिखे हमें, तो उसके लिए आयाम का लगभग बराबर या बराबर होना जरूरी है। चौथा पॉइंट, नंबर फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि आपकी जो दोनों तरंगे हैं वो एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये दोनों मेरे अलग अलग हाथ हैं, दोनों की दोनों अलग अलग तरंगे हैं, तो ये दोनों तरंगे यानी दोनों हाथ देखो कैसे जा रहे हैं, ऐसे जाएंगे जब एक ही दिशा में तो काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक यूं जा रही है और दूसरी यूं जाए, है ना। ऐसे करते 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 अगर जा रही है वेव्स आगे, तो क्या होगा, दोनों वेव्स अलग होती जाएगी, जबकि व्यतिकरण क्या कहता है कि दोनों वेव्स को मिलाना है, तो मिलाने के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत अति निकट होने चाहिए। जो दोनों के दोनों प्रकाश स्रोत हैं, जो लाइट सोर्सेस हैं, वो दोनों लाइट सोर्सेस बहुत ही ज्यादा पास में होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक यहां है और दूसरा 2 किलोमीटर दूर रख दिया, नहीं, पास पास में होने चाहिए, ताकि उन दोनों की वेव्स जल्दी से मिल जाए और हमें व्यतिकरण इंटरफेरेंस का पैटर्न दिखाई दे। क्लियर। नंबर 6 पर है कि दोनों प्रकाश स्रोत अथवा स्रोत स्लिटों की चौड़ाई अत्यंत संकीर्ण होनी चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए, उनकी चौड़ाई जो है ना वो कम हो। ऐसा नहीं कि इतने बड़े बड़े जो छोटे छोटे लाइट, वो टिप लाइटें लगा दी आपने, नहीं, छोटे छोटे से सोर्सेस होने चाहिए। एक विस्तृत स्रोत कई संकीर्ण स्रोतों से बना माना जा सकता है तथा एक ही स्रोत के दो संकीर्ण स्रोतों का समूह अपना अलग व्यतिकरण प्रतिरूप बनाएगा तथा इस प्रकार के कई प्रतिरूपों के अतिव्यापन से एक समान प्रदीपन प्राप्त होगा, ना कि व्यतिकरण। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपने जो है दोनों प्रकाश स्रोतों की चौड़ाई संकीर्ण नहीं रखी, मान लीजिए, है ना, संकीर्ण नहीं रखी, तो क्या होगा, एक ही स्रोत के दो संकीर्ण स्रोतों का समूह अपना अलग अलग, फिर ये दोनों क्या करेंगे, एक स्रोत अपना अलग व्यतिकरण बना रहा है, दूसरा स्रोत अपना अलग व्यतिकरण बना रहा है, और दोनों के व्यतिकरण व्यतिकरण मिल करके प्रदीपन बना देंगे, ना कि व्यतिकरण। अब प्रदीपन जो है वो एक आगे की एडवांस घटना है, उसे हमें नहीं पढ़ना है, केवल हमें याद रखना है कि व्यतिकरण का भी जब आगे जाकर व्यतिकरण हो तो प्रदीपन हो जाता है। नंबर 7 पॉइंट है कि तरंगों के मध्य पथांतर जो होगा, पथांतर जैसे हमने देखा कलांतर यानी फेज डिफरेंस, पथांतर यानी होता है पाथ डिफरेंस, तो पथांतर भी जो है वो भी आपका बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाना आवश्यक है क्योंकि स्रोतों से उत्सर्जित तरंगे वस्तुतः तरंग श्रृंखला के रूप में
होती है। ठीक है, स्रोतों से जो उत्पन्न या उत्सर्जित तरंगे हैं वो तरंगे आपकी कैसी होती है, तो वो श्रृंखला के रूप में होती है और जिनकी लंबाई परिमित होती है। अतः यदि पथांतर अधिक हो तो फिर अध्यारोपण क्षेत्र के किसी स्थान पर आवश्यक न कि दोनों तरंगे एक ही क्षण पर पहुंचेगी। अगर पथांतर अलग अलग हुआ, भाई पाथ का डिफरेंस दोनों के अलग, रास्ते पर चलने का अगर दोनों के अलग अलग हुआ, किसी का रास्ता लंबा हो सकता है, किसी का रास्ता छोटा हो सकता है, तो अगर छोटा रास्ता हुआ, क्या हुआ, छोटा रास्ता हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो तो बाद में पहुंचे भाई, फटाफट पहुंच जाएगा, और लंबा रास्ता होगा वो बाद में, तो दोनों वेव्स मिल ही नहीं पाएगी, इसलिए पथांतर कम होना चाहिए। हो सकता है कि द्वितीय तरंग श्रृंखला पहली श्रृंखला के गुजर जाने के बाद पहुंचे और इस कारण व्यतिकरण नहीं होता, और व्यवहार में उत्तम व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त करने के लिए पथांतर कुछ सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो पथांतर यानी कि पाथ डिफरेंस जो है वो कुछ सेंटीमीटर का ही हो, कोई मीटर किलोमीटर में नहीं हो। इसके बाद लास्ट आवश्यक शर्त है कि यदि प्रकाश तरंगे ध्रुवित है, प्रकाश तरंगे कैसी हो, ध्रुवित हो। अब ये ध्रुवित क्या होती है, पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, इसके बारे में अपन आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में है, ध्रुवण भी है और ध्रुवण मापी भी है, इसलिए हम पढ़ेंगे। तो इनके ध्रुवण तल समान होने चाहिए, अन्यथा फिर पर्दे पर एक समान तीव्रता प्राप्त नहीं होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि यदि प्रकाश तरंगे ध्रुवित है तो व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त है निम्नलिखित में से, वहां अलग अलग 4 कंडीशन दे दी जाएगी। तो आपको याद रखना है कि वो जो ध्रुवण तल होता है इनका, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, वो ध्रुवण तल पोलराइज्ड प्लेन जो है वो समान होने चाहिए। तो अगर प्रकाश ध्रुवित है तो ध्रुवित प्रकाश का जो ध्रुवण तल होता है, पोलराइज्ड प्लेन होता है, वो समान होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको नहीं भूलें। ये टोटल जो आपको अलग अलग मैंने 8 शर्तें बताई है, टोटल कितनी शर्तें हैं, 8 शर्तें हैं। ये व्यतिकरण की महत्वपूर्ण शर्तें हैं। आपसे कई बार यही क्वेश्चन, आपके ही नहीं, आईआईटी जेईई मेंस नीट एडवांस तक में यही क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं कि निम्नलिखित में से व्यतिकरण कहां प्राप्त नहीं होगा, और इन 8 कंडीशन में से कोई 3 उठा ली जाएगी और एक और कोई बाहर से दे दी जाएगी, तो वहां फिर आप जो है बता पाएंगे। अगर ये 8 की 8 कंडीशन आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से याद है और आप केवल और केवल रट्टा मारेंगे 8 की 8 को, तो नहीं होगा, कुछ आपको समझना पड़ेगा। तो इन 8 के 8 नियमों को समझ गए होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है, और आप लोग जो है अब इसे समझ गए अगर है तो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जो व्यतिकरण के अंदर भी सर्वाधिक उपयोगी कोई अगर प्रयोग है तो वो है यंग ड्यू स्लिट प्रयोग। क्या है, यंग ड्यू स्लिट प्रयोग, यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 100% क्वेश्चन आएगा। और अगर आपने ये व्यतिकरण की 8 कंडीशन और पीछे के पूरे व्यतिकरण को समझा है, तो आप ये समझेंगे कि यंग्स ने कैसे जो है एक ही लाइट स्रोत को 2 लाइट सोर्सेस में तोड़ा, फिर उन 2 लाइट सोर्सेस से कैसे व्यतिकरण की पूरी घटना को गणितीय रूप में एकदम मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर प्रूव करके दिखाया। इसीलिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे हमें समझना होगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसे अगली क्लास के अंदर पूरा अच्छे से समझेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने व्यतिकरण की जो कहानी है वो पूरी कर ली। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद में तो आपका बहुत 2-2 3 जो है मतलब छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं वो याद करने, और आपका ये ऑप्टिक्स वाला चैप्टर भी जो है समाप्त हो जाएगा। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स।
जय हिंद, जय भारत, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। जिस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के क्वेश्चन करवाए थे वैसे ही इसके भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।